हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो। आप लोग बोल रहे हो कि लॉन्ग वीडियो देने के लिए। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं लाऊँगा भी लॉन्ग वीडियो, लेकिन थोड़ा लेट से है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ी टाइम लगती है। और आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। बस कमेंट करते रहना, ठीक है? कमेंट करने से क्या होता है ना, मुझे अच्छा लगता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेन उस चश्मे वाले मसनरी के साथ काफ़ी गहरी बात कर रहा होता है और उन दोनों के बीच माइंड गेम चल रही होती है। तो इसी जगह से कंटिन्यू करते हैं। तभी चश्मे वाला मसनरी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, इस लड़के को तो भनक भी नहीं है कि मैं इस ग्रुप का क्या हूँ। तो लड़के, अब देखते हैं तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। वो बेन को फंसाने के लिए एक दाव खेलता है और बहुत ही कैजुअल आवाज में कहता है, ठीक है, जाओ एंट्रेंस टेस्ट दे आओ टीजे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। बेन एक मासूम से स्माइल देते हुए कहता है, सच में? लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा होता है, क्या इसे जरा भी शक नहीं है कि मैं किसी दूसरे किंगडम का जासूस हो सकता हूँ? तभी वो चश्मे वाला मसनरी आगे कहता है, लड़के, हम लोग किसी किंगडम के रॉयल गार्ड नहीं है, हम बस मसनरीज हैं। तो जाओ टेस्ट दो और ग्रुप में शामिल हो जाओ। बेन बहुत ही पोलाइटली तरीके से कहता है, सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये टेस्ट किस तरह का होगा? इस पर वो एक किविल स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें बस एक इंटरव्यू पास करना होगा, हमारे बॉस लॉर्ड क्यूसार का इंटरव्यू। क्यूसार का नाम सुनते ही बेन अंदर तक चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या क्या सच में? क्या मैं क्यूसार को इतनी आसानी से मिल पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पक्का झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चश्मे वाला मसनरी अपने मन ही मन हंसते हुए कहता है, हाँ बच्चे, मैं ही हूँ जो पर्सनली मेंबर्स को ऐड करता हूँ। मैं बस इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है। मैं स्थिति का अंदाजा लगाते हुए सोचता, चाहे मैं कितना भी सोच लूं, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि मैं इतनी आसानी से क्यूसार्क से मिल सकूं। यकीनन ये एक ट्रैप है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। भले ही जा लो, लेकिन मैं क्यूसार्क तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी बर्बाद नहीं कर सकता। चश्मे वाला मसरी भी अपनी जगह बैठा हुआ फैसला कर रहा होता है। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इसे अपने बेस तक ले जाऊं, या इसकी आइडेंटिटी जानूं। लेकिन इससे पहले कि वो कोई जानलेवा कदम उठाता, बेन तुरंत कहता है, मुझे टेजे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। ये सुनकर वो मसनरी अपनी किलिंग इंटेट को वापस खींच लेता है और हल्की सी स्माइल के साथ खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है, तो चलो लौट के साथ बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैन उसके पीछे पीछे सराय से बाहर जाने लगता है, वही होटल से। जैसे ही वो दोनों सराय के दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, वहां बाहर खड़ी उफान की नजर उस चश्मे वाले बंदे के चेहरे पर पड़ती है। उफान की आंखें शौक के मारे पूरी तरह से चौड़ी हो जाती है। उसका पूरा शरीर थर-थर काँपने लगता है। उसे तुरंत वो खौफनाक मंज़र याद आ जाता है। यही वो इंसान था जिसने उसके सामने उसके हॉक्स अंकल को डॉट डॉट डॉट। अफ़ान अपने खौफ पर काबू नहीं रख पाती और पूरी जान लगाकर ज़ोर से चिल्लाती है, बेनिफैक्टर! वो इंसान चश्मा पहने हुए है, वही क्योसार्क है। तो दोस्तों, हमें पता चल गया कि क्योसार्क कौन है। अफ़ान की चीख सुनते ही वहाँ का माहौल पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। इससे पहले कि बेन कुछ रिएक्ट कर पाता, क्यूसार्क अपनी रूइन पावर का इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही बेन पर एक जानलेवा अटैक कर देता है। बेन मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसे भी झटके से प्रॉब्लम हो रही होती है। बेन तुरंत साइड से निकलते हुए कहता है, तो फाइनली तुम मिल ही गए, और पूरी ताकत से एक जोरदार पंच जड़ देता है। बेन का अटैक बेहद खतरनाक होता है, लेकिन क्योसार्क अपनी रूइन पावर से एक स्टोन सील बना लेता है और उस भयानक वार से आसानी से बच जाता है। क्योसार्क बड़े एटीट्यूड में कहता है, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल पंच। अब मुझे समझ आया कि बार्गेटन और हॉक्स के लिए तुम्हें हैंडल करना इतना मुश्किल क्यों था। क्यूसार्क आगे पूछता है, क्या तुम इथोस किंगडम के नाइट हो? बेन गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। 5 साल पहले तूने डैगुल के डाकुओं को जोई किंगडम के एक सोर्सरर से मिलवाया था। वो कमीना, वो इस वक्त कहाँ है? ये सुनते ही क्यूसार्क की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती है। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या क्या तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? बेन एक और पंच जोरदार मारते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि सवाल मैं करूंगा और तुम सिर्फ जवाब दोगे। क्यूसार उसके अटैक को आसानी से रोकता है और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, ओह, इसका मतलब तुम इथोस किंगडम से नहीं हो। लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता। बेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कहता है, शायद तुम्हें मेरी बात शांति से समझ नहीं आ रही। जब मैं तुम्हारी हड्डियों को एक एक करके तोड़ूंगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि जवाब देना है या नहीं। बेन पागलों की तरह उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन क्योसार उसके हर वार को बड़े आराम से ब्लॉक कर रहा था, जिससे बेन को और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। क्योसार बहुत ही शांति से कहता है, इतना अच्छा टैलेंट आज मेरे हाथों मारा जाएगा, बड़े ही शर्म की बात है। इतना कहते ही क्योसार अपनी पावर से जमीन फाड़कर पत्थर का एक विशाल हाथ निकालता है और बेन पर अटैक कर देता है।
वो अपने हाथ हिलाता है और जमीन से अनगिनत पत्थर के मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं, जो बेन को जमीन से धंसाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही पलों में वहां जमीन में कई सारे खूंखार स्टोन मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। बेन किसी तरह जमीन से बाहर निकलता है और क्योसार पर एक फाइनल अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन क्योसार के सारे मॉन्स्टर एक शील्ड बनाते हुए अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि जहाँ बेन ने जो अटैक किया था वो इतना डेडली था कि आसपास की जमीन पूरी तरह से तबाह हो गई थी। अगर वो स्टोन मॉन्स्टर नहीं होते तो क्योसार का बचना शायद नामुमकिन था। क्योसार मन ही मन सोचता है, क्या सच में इसकी पावर इसकी उम्र के हिसाब से है या फिर ये कोई डीमन है। बेन हार नहीं मानता। वो उन सारे स्टोन मॉन्स्टर को एकाएक बीट करते हुए क्योसार तक पहुंच जाता है, लेकिन क्योसार के चेहरे पर अभी भी कोई खौफ नहीं था। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कह रहा हो, तू मेरा कुछ नहीं उखड़ पाएगा बच्चे। बेन हवा में जंप करते हुए अपने नेक्रो डैगर से सीधा क्योसार पर वार करता है। क्योसार डैगर देखकर कहता, आह तो शॉर्ट शॉट। बेन चिल्लाता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी असली पावर क्या है। लेकिन क्योसार बस अपने हाथों में माना एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक ही झटके में बैन के नेक्रो स्पिरिट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। क्योसार कहता है, मैंने कहा था ना बच्चे, ये सब यूजलेस है। बैन अब बिजली की रफ्तार से अपनी पूरी जान लगाकर क्योसार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। लेकिन क्योसार बैन के हर अटैक को अपनी बॉडी पर बहुत ही स्मूथली झेल रहा था। इसी बीच क्योसार को उसे समझाता है, लड़के, एक रियूनाट और माना में बस इतना ही अंतर होता है। तुम्हारा रियूनाट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर तुम्हें उसे सही से इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो बेकार है। बिल्कुल उसी तरह तुम्हें अपना माना को सही से इस्तेमाल करना नहीं आता, और वही चीज हम दोनों के बीच के जमीन आसमान के फर्क को जन्म देती है। इतना कहकर केसर बहुत ही शांति से बेन के हाथों को जकड़ लेता है और कहता, जिस अमाउंट में तुम अभी माना का यूज कर रहे हो उससे तुम मुझे एक खरोच तक नहीं दे सकते। बेन शौक में था, ये कैसे हो सकता है, कोई मेरी मुट्ठी को ऐसे कैसे रोक सकता है। तभी बैम, इससे पहले कि बेन कुछ समझ पाता, क्योसार्क अपनी री नाट से बेन पर एक जोरदार प्रहार कर देता है, अटैक कर देता है। बेन हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ केसार के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, सर, हमें इथोस किंगडम के नाइट्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। अगर हम यहाँ और रुके तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। केसार पलटता है और जाते हुए कहता है, लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, लेकिन हमारी मुलाकात बहुत जल्द दोबारा होगी। बेन अपने दर्द को भूलकर पूरी पावर के साथ क्योसार को रोकने के लिए दौड़ता है। कमीने, तू इस तरह मुझे बिना जवाब दिए नहीं भाग सकता। बेन अपना आखिरी पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्योसार अचानक रुकता है और अपना चेहरा ठीक बेन के मुक्के के सामने ले आता है। बेन का मुक्का क्योसार के चेहरे से बस 1 इंच दूर रुक जाता है। वो उसे मार नहीं पाता। क्योसार्क मुस्कुराता है, मुझे लगा ही था। तुम्हारा मकसद मुझे मारना नहीं, बल्कि मुझे जिंदा पकड़ना है। जाते-जाते क्योसार्क उसे एक सीख देता है, एडवाइस देता है। बच्चे, अपने दुश्मन के सामने कभी भी अपने इमोशन को मत आने दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। क्योसार्क के ज्ञान देखकर वहां से गायब हो जाता है। पीछे छूट जाता है तो तबाही का मंजर। उस एक नॉर्मल अटैक से जमीन की जो हालत हुई थी, उसे क्योसार के खौफनाक पावर लेवल का अंदाजा साफ-साफ लगाया जा सकता था। बेन घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है, उसका सिर झुक जाता है और वो एक गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो उसके सामने से बचकर निकल गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। बेन को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके आसपास की हवा भारी हो रही हो। उसे अपने गांव वालों की आत्मा, स्पिरिट्स की आवाज सुनाई देने लगी। ये तुमने क्या किया बेन? ये सब तुम्हारी गलती है। सब तुम्हारी गलती है। दूसरी तरफ क्योसार्क अपने बेस में आता है। वो आते ही अपने साथी से आदेश देता है, जाओ सारे डिवीजन लीडर और एग्जीक्यूटिव को तुरंत बुला लाओ। उसका साथी हैरान होकर पूछता है, बॉस, क्या हम लोग इथोस किंगडम को तबाह करने के लिए ऑल आउट वार पर जा रहे हैं? क्योसार्क अपने हाथ की तरफ देखता है, जहां से हल्का खून रिस रहा था। हल्का खून निकल रहा था। वो गंभीर आवाज में कहता है, नहीं, उस लड़के की ताकत कोई आम पावर नहीं थी। उसने मेरे हाथ को भी जख्मी कर दिया, जो पूरी माना से भरी है। क्योसार्क आगे कहता है, जाओ और अपने सारे जासूसों को उस लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए काम पर लगा दो। बेन खुद को उस गहरे डिप्रेशन से बाहर निकालता है। वो जमीन पर बेहोश पड़ी ओफान को उठाता है और अपने आखिरी टारगेट को याद करते हुए कहता है, चलो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। क्योसार के फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि वो ओडी वाला बंदा जरूर जोई किंगडम का होगा। बेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। यही तो उस किंगडम का एक नाइट है जिसका नाम पॉलिन है, और ये बंदा तगड़ा है, खिल्ली उंगली करेगा। बेन कुछ समझ पाता उससे पहले ही तो उसके नाइट बेन और ओफान को चारों तरफ से घेर लिया था। पॉलिन पूरे एटीट्यूड में कहता है, इथोस किंगडम के ऑर्डर के अनुसार तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। बेन बिना डरे उसे सीधा मना कर देता है, नहीं करूंगा। ये सुनकर पॉलिन को गुस्सा आ जाता है। वो एक मैजिक डिटेक्टर निकालकर बेन के सामने करता है और कहता है, इसे टच करो और ये वेरीफाई करो कि कहीं तुम भेस बदल कर छुपे हुए के साथ तो नहीं हो। बेन अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुम लोगों पर ब्लाइंडली भरोसा कैसे करूं? मैं इसे बिल्कुल टच नहीं करने वाला।
पॉलिन गुस्से से लाल हो जाता है और धमकी देता है, क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेल पाओगे? बेन के अंदर का गुस्सा भी अब भड़कने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, मन तो कर रहा है इसे अभी ही मार दूं, पर क्या करूं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन अभी के लिए पंगा लेना सही नहीं होगा। तभी माहौल में एक भारी आवाज गूंजती है। वहाँ इथोस किंगडम के कमांडर ह्यूज जेनिल की एंट्री होती है। वो पॉलिन को रोकते हुए डांटता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यह दो खुकार माना आपस में टकरा रहे हैं? ये कमांडर इतना पावरफुल था कि वो बेन की छिपी हुई माना पावर को आसानी से देख पा रहा होता है। कमांडर बेन की तरफ मुड़कर पूछता है, लड़के, क्या तुम वही नहीं हो जिसने अभी अभी क्यूसार्क से फाइट की है? बेन बस शांत खड़ा रहता है और उसे देखता है। तभी कमांडर पॉलिन की टांग खींचते हुए कहता है, वैसे रिपोर्ट के अनुसार क्यूसार्क अब तक बेस में जा चुका होगा। ये सुनकर पॉलिन चिल्लाते हुए चिल्लाता है, कमांडर, तो ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। कमांडर मुस्कुराते हुए कहते हैं, माफ करना। कमांडर बेन की ओर देखते हुए कहता, क्यूसार के पास एम्बल मैजिक की पावर है, जिससे वो फेस को बदल सकता है। इसलिए चेक करना जरूरी था। गलतफहमी दूर होने पर बेन कहता है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई हो, तो अब मैं निकलता हूँ। जैसे ही बेन वहां से जाने लगता है, कमांडर अपनी तिरछी आंखों से बेन को देखते हुए एक ऐसा सवाल पूछता है, जो बेन को वहीं रोक देता है। लड़के, क्या तुम केसार को मारना चाहते हो? ये सुनकर बेन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और पलटकर कमांडर को घूरने लगता है। कमांडर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने ये आंखें पहले भी देखी है, इनमें किसी को जान से मारने की तड़प साफ दिखाई दे रही है। क्या तुम इस मिशन में हमारे साथ मिलकर काम करना चाहोगे? कमांडर के मुंह से यह सुनते ही पोलिन चिल्ला पड़ता है, कमांडर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? कमांडर पोलिन को शांत करते हुए समझाता है, क्या यहाँ किसी के पास क्यूसाक से आमने सामने की फाइट करने की एक्सपीरियंस है? नहीं ना। ये लड़का हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मर बन सकता है। ह्यू जेन इल्बेन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, वही कमांडर, क्या ख्याल है तुम्हारा? अकेले खोजने से तो अच्छा ही है, हमारे साथ मिलकर खोजो। लेकिन बेन अभी भी सख्त था। वो कहता, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। आई रिफ्यूज इट। मुझे तुम लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तभी कमांडर एक आखिरी दाव खेलता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें टीजे ग्रुप और क्यूसार की असलियत पता है? क्या तुम जानते हो कि क्यूसार का अगला कदम क्या होगा? ये सुनते ही बेन चुप हो जाता है, क्योंकि क्यूसार तक पहुंचने के लिए इंफॉर्मेशन बेन के लिए भी बहुत जरूरी थी। कमांडर यूज हंसते हुए कहता है, मुझे लगा ही था। जिस पर बेन बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाता है। आखिरकार दोनों के बीच डील पक्की ही हो जाती है। वही तो नाइट के टेम्पोररी कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। कमांडर यूज अपने पोते की फोटो देखकर ग्रैंडसन मन ही मन सोच रहे होते हैं, बच्चे, तुम्हारे जाने के बाद आज मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरह एक लड़के को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, मुझे उन पलों का याद दिला दी। कैंप पहुंचने के बाद ह्यूज बेन से कहता है, सबसे पहले तुम्हें अपना माना टेस्ट देना होगा, ताकि हमें पता चले कि इस पूरे किंगडम में तुम्हारा रैंक क्या है। तो दोस्तों, इस दुनिया का पावर सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ नंबर जितना कम होगा, पावर उतनी ज्यादा होगी। अगर आपका रैंक 18, 19 या 20 है, मुझे कमेंट कर देना क्या रैंक है आपका। तो आप बहुत निचले स्तर के वॉरियर हैं। लेकिन अगर आपका रैंक 7, 6 या 5 है, तो आप एक हाई रैंकर हुए हैं और आपको बहुत ही इज्जत मिलेगी। तो आसान भाषा में कहें तो 18th रैंक मतलब लो लेवल और 7th रैंक मतलब हाई लेवल। तभी हमारे सामने एक ड्रैगन माना डिटेक्टर, वही डिवाइन माना डिटेक्टर लाया जाता है। ये कोई आम मशीन नहीं थी, बल्कि एक ड्रैगन के मुंह जैसा दिखने वाला एक जादुई पत्थर था। पत्थर कहूँ या ड्रैगन कहूँ, बाद में बताऊंगा। कमांडर कहता है, जाओ लड़के, अपना हाथ इस पर रखो। बेन जैसे उस डिटेक्टर पर अपना हाथ रखता है, अचानक कुछ अजीब होने लगता है। उस पत्थर के ड्रैगन की आंखें अचानक खुलने लगती है, मतलब खुल जाती है, और वह जोर जोर से दहाड़ने लगता है, रोर करने लगता है। कमांडर यूज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तो इम्पॉसिबल है। तभी वो ड्रैगन अपने मुंह में आग की लपटें लिए छोड़ता है और हवा में बेन का रंग चमकने लगता है। 10th रैंक, मतलब हमारा बेन 10th रैंक का नाइट है, जो कि बहुत पावरफुल माना जाता है। बेन ये देखकर बहुत ही कैजुअल तरीके से कहता, ओह, तो लगता है मैं 10th रैंक पर हूँ। लेकिन कमांडर के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था, ये ड्रैगन अपनी आंखें तभी खोलता है जब कोई 7th रैंक या उससे ऊपर का हो, मतलब 6 या 5 रैंक का हो, जो हाई लेवल का हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़का 10th रैंक होते हुए ड्रैगन इसके लिए आंखें खोल दे? कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ बेन अपने मन में सोच रहा होता है, बाल बाल बचा मैं, अच्छा हुआ कि मेरी असली माना पावर अभी सील है, वरना आज तो पोल खुल जाती। मुझे आगे से थोड़ा ध्यान रखना होगा। टेस्ट के बाद दोनों के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। कमांडर बताता है कि क्यूसार के पास रूप बदलने का ड्यून है, तो बेन बताता है कि क्यूसार स्टोन मॉन्स्टर समन कर सकता है। यहीं पर हमें क्यूसार की डार्क स्टोरी या बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है। कमांडर बताता है, बचपन में क्यूसार को एक नोबल फैमिली ने अडॉप्ट किया था। लेकिन एक दिन क्यूसाक ने बिना किसी वजह से, मतलब होगी कोई वजह पता नहीं है, उसने पूरे नोबल परिवार को बेरहमी से मार डाला और वहां से भाग निकला।
तब से हमारा किंगडम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कमांडर आगे बताता है, टीजे ग्रुप में पावर सिस्टम कुछ अलग तरह से काम करता है। उनके नॉर्मल मर्सनरीज 13 रैंक पे हैं, 13 उनके एग्जीक्यूटिव्स 12th रैंक पर हैं, 12 उनके हेड मतलब जो कमांड करते हैं उन एग्जीक्यूटिव्स को 11th रैंक पर है या 10th रैंक पर है। और उनका बॉस क्यूसार इस वक्त 9th रैंक पर है, या ये भी हो सकता है वो 8 रैंक पर पहुंच गया हो। क्यूसार कभी बारकन किंगडम से भागकर शायद वान किंगडम में छुपा होगा। और कुछ किंगडम्स ऐसे भी हैं जो पीछे से टीजे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपने जासूस उसके पीछे लगा दिए हैं। सारी बात होने के बाद बेन वहां से निकलने लगता है। जाते जाते कमांडर कहता है, ऐसा लगता है तुम क्यूसार को मारने के लिए बहुत ज्यादा ही डेस्परेट हो रहे हो। बेन बिना कुछ कहे वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही बेन की मुलाकात एक बेहद खूबसूरत नाइट से होती है। हाँ भाई, इतनी देर बाद इस मांगा में, इस स्टोरी में, इस दुनिया में एक लड़की आई है और वो अच्छी लग रही होती है, सुंदर लग रही होती है। लेकिन अपना बेन तो सख्त लौंडा है। वो बस एक अजीब सा एक्सप्रेशन देता है। तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए वहां से फिर पॉलिन आ जाता है। वो नाओमी से कहता है, नाओमी तुम इस अरे गहरे नतू करे से बात क्यों कर रहे हो? इसका लेवल देखो, तुम्हारा लेवल देखो। ये तो तुम्हारे लेवल का भी नहीं है। पता नहीं कमांडर को क्या शौक चढ़ा था जो इस कमजोर से बच्चे को ले आया नाइट ऑर्डर में। पॉलिन बेन की तरफ मुड़कर एटीट्यूड में कहता है, लड़के अगर तुम्हें दम है तो अरीना में चलकर अपनी पावर को प्रूफ करो। बेन बहुत ही आराम से जमाई लेते हुए कहता है, मुझे तुम कुछ प्रूव करने को कह रहे हो, मेरा मन नहीं है। यह सुनकर पॉलिन का ईगो और हट हो जाता है। वो गुस्सा हो जाता है, चिढ़ने लगता है। तभी कमांडर ह्यूज बाहर आते हैं और कहते हैं, पॉलिन तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होगी। वहाँ खड़े बाकी नाइट्स भी कहते हैं कि बिना किसी टेस्ट के एक बाहरी इंसान को ग्रुप में जोड़ने से पूरा नाइट ऑर्डर अपसेट हो चुका है। कमांडर बेन की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। वो बेन की पावर को देखने के लिए बेताब था। क्या कहते हो बेन? क्या तुम इन लोगों को मुंह बंद करोगे? बेन एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। उनके जाते ही नाओमी कमांडर से पूछती है, सर वैसे उस लड़के का रैंक क्या निकला? कमांडर जवाब देते हैं, 10th रैंक। नाओमी का दिमाग प्रोसेस करता है, अच्छा 10th रैंक, रुको, 10th रैंक, जो कि बहुत ही हाई रैंक है। ये रियलाइज करते हुए नाओमी के होश उड़ जाते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुछ देर बाद अरीना का सीन दिखाया जाता है। बाहर सारे नाइट जमा थे और बेन का मजाक उड़ा रहे थे। हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी हड्डियाँ गलाई, मतलब मेहनत की है। अरे बच्चा, ऐसे ही नाइट बन गया। अभी पॉलिन इसका सारा घमंड तोड़ देगा। अरीना के बीचों बीच पॉलिन चौड़ा होकर खड़ा था। वो कहता है, लड़के जिसके पास पावर नहीं होती उसे इस नाइट ऑर्डर से लात मार कर निकाल दिया जाता है। तो तू यहाँ से दफा होने के लिए तैयार हो जा। बेन अपनी गर्दन चटकाते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर मेरी भी एक शर्त है। और इसी के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है। पॉलिन पूरी रफ्तार में बेन पर हमला करता है। बेन बस एक नॉर्मल सी किक मारता है। बूम! उसे किक का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि पॉलिन की हड्डियां जाम हो जाती है और अरीना का आधा हिस्सा टूट कर चकनाचूर हो जाता है। बेन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरी शर्त ये थी कि अगर मैं जीत गया तो आगे से मेरे सामने अपना ये बकवास मुंह खोलने की कोशिश भी मत करना। और इसके बाद बेन एक जोरदार फाइनल हमला कर देता है। यह हमें बताया जाता है कि बेन ने अपनी ब्लैक हेवन एबिलिटी का यूज किया था। एक ही पल में पॉलिन जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें बेन की एक नई पावर के बारे में पता चलता है, सीक्रेट डिवाइन आर्मामेंट, ब्लैक हेवन ग्रीव्स। ये ऐसे जादुई जूते हैं जो माना को स्टोर करते हैं और फिर से एक भयानक विस्फोट के साथ रिलीज करते हैं, जिससे बेन को रॉकेट जैसी स्पीड और जानलेवा अटैक पावर मिलती है। हाँ दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर र्यून एक ही होते हैं या किसी-किसी के पास 2 होते हैं या 3 होते हैं, ठीक है? जैसे क्योसार के पास 3 है, लेकिन बेन के पास मार्क ऑफ असूरा 1 ही है, लेकिन इसके पास एबिलिटी बहुत है। एबिलिटी मतलब बहुत है एबिलिटी, जो किसी के पास ना हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिन को आखिरकार 2 दिन बाद होश आता है, जब उसे पता चलता है कि वो 2 दिन तक बेहोश था और बेन असल में एक 10th रैंक का मॉन्स्टर है। तो पॉलिन की सारी हेकड़ी निकल जाती है। वो चुपचाप बेन के पास जाता है और सिर झुकाकर कहता है, मुझे अपना इंट्रोडक्शन दोबारा देने दो। मेरा नाम पॉलिन है और मैं अब तक तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी कर रहा था उसके लिए माफी मांगता हूँ। बेन उसे इग्नोर करते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम अपना मुंह कम चलाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा फील होगा। उस रात कैंप में सब लोग शराब पी रहे थे और जश्न मना रहे थे। सारे नाइट्स अब बेन की इज्जत करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में वो होता है जिसे हम एनिमे की भाषा में डेथ फ्लेक्स कहते हैं। कोई नाइट कह रहा था, इस मिशन के बाद मैं अपने परिवार को समंदर दिखाने जाऊंगा, तो कोई कह रहा था मैं अपनी मंगेतर के लिए इंगेजमेंट रिंग लाऊंगा। बेन इस शोर शराबे से दूर ताजी हवा खाने बाहर चला जाता है। वहाँ अकेले बैठकर बेन अपनी वाइफ का इमेज बना रहा था और उसे याद कर रहा था। तभी वहाँ कमांडर ह्यूज आते हैं और बेन के बगल में खड़े होकर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। बेन, नफरत एक बहुत ही विशाल आग की तरह है जो इंसान के दिल में जलती है। शुरू में ऐसा लगता है कि हमें ताकतवर बना रही है, लेकिन जब ये लपटे बुझती है तो आखिर में सिर्फ एक राख बच जाता है। मैं बस यही दुआ करूंगा कि तुम इस आग में अपने दिल को ना जला लेना। कमांडर बेन को आराम करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं।
रात के घने अंधेरे में टर्टल नाम का एक नाइट हल्का होने के लिए झाड़ियों में जाता है, लेकिन वहां उसे एक खौफनाक नजारा दिखाई देता है। अंधेरे में एक अजीब सा पत्थर स्टोन स्टैचू खड़ी थी। इससे पहले कि टर्टल कुछ समझ पाता, उस मूर्ति से अचानक एक जानलेवा अटैक होता है और वो नाइट वहीं पर अधमरा हो जाता है। तभी अंधेरे को चीरते हुए टीजे ग्रुप का लीडर कियोसार्क और उसके सारे एग्जीक्यूटिव वहां की एंट्री होती है। तभी हमें पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि क्यूसार्क ने इथोस किंगडम के एक नाइट जो स्पाई बना हुआ था उसे पकड़ लिया था और उसी के द्वारा एक गलत इंफॉर्मेशन कमांडर ह्यूज तक पहुंचा दी थी, जिसका यह नतीजा आज हुआ। वापस इन प्रेजेंट में आता है। आधी मरी हुई हालत में टर्टल जैसे तैसे घसीटता हुआ कैंप के पास पहुंचता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, सभी लोग सावधान हो जाओ। वहां खड़ी फीमेल नाइट घबरा कर पूछती है, लेकिन किससे? क्या हुआ तुम्हें? तभी टर्टल की आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। क्योंकि उसकी बॉडी को पोजेस करते हुए कहता है, मुझसे और किससे? ये खौफनाक नजारा देखकर वो नाइट डर के मारे चिल्लाने लगती है, "आ!" और देखते ही देखते पूरे कैंप में एम्बुश मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। क्योसार्क एक डार्क और इविल लुक देते हुए अपने ग्रुप को ऑर्डर देता है, मार दो सबको, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक तरफ से टीजे ग्रुप के खतरनाक मर्सनरीज और दूसरी तरफ से इथोस के नाइट, दोनों के बीच एक खूनी जंग स्टार्ट हो जाती है। वार स्टार्ट हो जाती है। कमांडर यू चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? पॉलिन घबरा कर जवाब देता है, कमांडर हम पर सरप्राइज अटैक हुआ है। कमांडर को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, लेकिन इन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिली? नॉमी डर के मारे चिल्लाती है, कमांडर जल्दी कुछ ऑर्डर दीजिए। कमांडर को तुरंत सारी सिचुएशन समझ आ जाती है। वो दांत पीसते हुए कहता है, लगता है हमारा स्पाई पकड़ा गया और हम खुद अपने ही बिछाए हुए ट्रैप में फंस गए। तेजे ग्रुप ने इथोस नाइट को चारों तरफ से घेर लिया था। कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं, हम सबको ऑल आउट जाना ही होगा। कमांडर तुरंत नाओमी और पॉलिन की तरफ मुड़ते हैं। पॉलिन, नाओमी, तुम दोनों तुरंत साउथ कैंप की तरफ भागो और इस हमले का रिपोर्ट करो। पॉलिन झिझकते हुए पूछता है, लेकिन तब आपका और बाकी नाइट्स का क्या होगा? कमांडर कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं, हम लोग नॉर्थ की तरफ मुड़ेंगे, आखिरी सांस तक इनको रोकेंगे ताकि रीइंफोर्समेंट्स आने तक कुछ टाइम मिल सके। पॉलिन मना करता है, लेकिन कमांडर गुस्से से कहता है, जाओ, इट्स माय ऑर्डर। और पॉलिन ना चाहते हुए भी आंसुओं के साथ नाओमी को लेकर वहां से निकल जाता है। हमें वाइस कमांडर अल्बार्टो को दिखाया जाता है। कमांडर यूज उससे पूछते हैं, अल्बार्टो क्या तुम यहीं रुकोगे? अल्बार्टो एक स्माइल के साथ कहता है, बुड्ढे अगर मैं तुम्हें गार्ड नहीं करूंगा तो तुम तो ऐसे ही मारे जाओगे। तभी कमांडर अपनी पूरी एनर्जी और ताकत के साथ आखिरी बार चिल्लाता है, ऑल नाइट्स एक्टिवेट योर साउथ कटिंग फॉर्मेशन। अपनी सेना को मोटिवेट करते हुए कहता है, नाइट्स मौत कोई ऑप्शन नहीं है, हम सब इन दुश्मनों का सीना चीर कर बाहर निकलेंगे और अपने घर वापस जाएंगे। दूसरी तरफ नाओमी और पॉलिन अपनी जान बचाकर साउथ की तरफ भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके रास्ते में मौत बनकर खड़े हो जाते हैं टेजे ग्रुप के दो सबसे डेंजरस डिवीजन हेड्स, चांगसी और पार्सेल। नाओमी और पॉलिन की यही देखकर हालत खराब हो जाती है। ये तो डिवीजन हेड है। वो जानते थे कि वो इन मॉन्स्टर के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। पार्कल एक इविल स्माइल देता है और अपनी र्यून पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में कई सारे जादुई हैंड्स बना लेता है। वो उन हाथों से पोलिन पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे पोलिन हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। नाओमी चीखती है, पोलिन! लेकिन तभी झांसी इतनी तेज स्पीड से नाओमी के पास आता है कि उसे पता भी नहीं चलता। नाओमी का ध्यान अभी भी पोलिन पर था। जैसे ही उसे अपने पीछे खतरे का एहसास होता है, झांसी अपने भारी वेपन से उस पर डेडली अटैक कर देता है। नाओमी जैसे तैसे करके अपनी तलवार से उस अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन उस वेपन के प्रेशर से वो घुटनों के बल नीचे गिरने लगती है। झांसी चिल्लाते हुए उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ता है। नाओमी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है अब उसका आखिरी वक्त आ गया। लेकिन तभी बैम! अचानक से एक धमाका होता है और बेन की धमाकेदार एंट्री होती है। वो अपने सिर्फ एक नंगे हाथ से जांगसी के उस भारी वेपन को रोक लेता है। जांगसी तुरंत अपनी रून ऑफ क्लोन की पावर यूज करके एक क्लोन बनाता है और बेन पर अटैक कर देता है। लेकिन बेन अभी भी उसके वेपन को पकड़े हुए बड़े स्ट्राइक में कहता है, व्हाट द हेल मैन, व्हाट आर यू डूइंग? और तभी बेन अपनी एबिलिटी द ब्लैक हेवन ग्रीव्स का इस्तेमाल करते हुए एक इतना तगड़ा अटैक करता है कि वहां का पूरा ग्राउंड हिल जाता है। नाओमी शॉक्ड होकर चिल्लाती है, बेन! चांगसी भी हवा में उड़ते हुए सोचता है, अभी हुआ क्या? मेरे क्लोन्स इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हो गए? बेन को भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है। मैंने तो इसे भी मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे बच गया? यहाँ हमें बताया जाता है कि झांसी के पास र्यून ऑफ क्लोन है, जिससे वो माना का यूज करके अपने परफेक्ट क्लोन को बना सकता है। बेन तुरंत नाओमी के हाथ से उसकी तलवार ले लेता है। जैसे ही झांसी और उसका नया क्लोन बेन पर अटैक करता है, बेन बहुत ही चतुराई से अपनी तलवार उनके वेपन्स के बीच में फंसा कर लॉक कर देता है और हवा में ही उछल कर उन दोनों पर अपने पैरों से ब्रूचुअल अटैक कर देता है।
प्लान तो बढ़िया था, लेकिन झांसी किसी तरह बच जाता है। हालांकि वो अंदर से डर चुका था। एक हिट में मेरा क्लोन फिर से डिस्ट्रॉय हो गया। ये आखिर कैसी पावर है? इससे पहले कि बेन कुछ और कर पाता, पार्कल पीछे से बेन पर अटैक कर देता है। हमें बताया जाता है कि पार्कल के पास फ्यूजन र्यून है, जिससे वो अपनी बॉडी पार्ट्स को फ्यूज करके एक्स्ट्रा पार्ट्स बना सकता है। पार्कल एक के बाद एक तगड़े अटैक्स करता है, लेकिन बेन अपने खतरनाक रिफ्लेक्सेस से उसके सारे अटैक को मक्खन की तरह डॉज कर रहा होता है। जब अटैक्स मिस होने लगते हैं तो पार्कल को चिढ़ आने लगती है। वो गुस्से में अंधा होकर आखिरी बार अटैक करता है, लेकिन बेन बहुत ही आसानी से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। बेन अपने पैरों से पार्कल के पेट पर एक ऐसी जोरदार लात मारता है कि पार्कल कई मीटर दूर जाकर गिरता है। बेन एटीट्यूड में कहता है, तुम हार गए। तभी आसमान से झांसी अपने ढेर सारे क्लोन्स के साथ हवा में ही डाइव करते हुए बेन पर हमला कर देता है। इतने सारे क्लोन्स के बीच बेन अपनी दूसरी एबिलिटी द ट्रूथ आई को एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें अचानक चमकती है और उसे पता चल जाता है कि असली झांसी कौन है। बेन सीधा असली झांसी की तरफ बढ़ता है और उस पे एक ब्रूचुअल किक मारता है। झांसी समय रहते थोड़ा पीछे हट जाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन बेन रुकने वालों में से कहाँ था। बेन एक खतरनाक स्टेंस लेता है और आगे बढ़कर झांसी के पैरों को पकड़ लेता है और उसे एक डेडली लॉक में जकड़ लेता है। झांसी डर से चीखता है, छोड़ो मुझे। बेन एक साइकोपाथ वाली स्माइल देकर कहता है, ये लो क्रैक। बेन उसके पैरों को पूरी ताकत से उखाड़ देता है और झांसी हवा में दूर जा गिरता है। अपना एक पैर गंवाने के बाद झांसी डर के मारे कांपने लगता है। ऐसा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। इथोस किंगडम के किसी नाइट में ऐसी मॉन्स्टर पावर नहीं हो सकती। तभी पॉलिन, जो बेन की ये मॉन्स्टर वाली ताकत देकर चिल्लाता है, बेन, कमांडर अभी नॉर्थ की तरफ है। वो अकेले ही क्योसार का सामना कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। क्योसार का नाम सुनते ही बेन की आंखें चौड़ी हो जाती है। बेन दांत पीसते हुए कहता है, लगता है हमारा स्पाई पकड़ा गया। पॉलिन अपनी तलवार उठाते हुए कहता है, बेन, तुम जाओ और कमांडर को सपोर्ट करो। इन आधी मरी हुई लाशों को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। आखिरकार मैं नाइट ही हूँ। बेन एक बार उन्हें देखता है और ठीक है कहते हुए वहां से निकल जाता है। तभी हमें नॉर्थ का नजारा दिखाया जाता है। नॉर्थ का नजारा बहुत ही दर्दनाक था। कमांडर जेनिल की सारी टैक्टिस धरी की धरी रह गई थी। कमांडर जेनिल और अल्बर्टो की हालत खराब थी। कमांडर घुटनों के बल जमीन पर पड़े थे। उनके आसपास उनके सारे नाइट्स की लाशें बिछी थी। उनके ठीक सामने खड़ा था मौत का दूसरा नाम, क्योसार। क्योसार कमांडर को नीची नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हारी टैक्टिस वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास उन टैक्टिस को सपोर्ट करने वाला कोई ताकतवर सॉर्सरर नहीं था। तुम लोगों को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए था। कमांडर जेनिल की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। क्योसार्क अपने एक गुंडे को इशारा करता है, ये एक शानदार नाइट था, इसे रिस्पेक्ट के साथ किल कर दो। वो जल्लाद अपनी वेपन को उठाता है और कमांडर की गर्दन पर मारने ही वाला होता है, तभी क्रैक, अचानक बेनोआ अपने ब्लैक स्पिरिट चैरियट से एंट्री लेता है और उसी ब्लैक स्पिरिट चैरियट से उस बंदे को उड़ा देता है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है कि वो सार्क भी देख रहा होता है, ये क्या था। तभी बैन बैठे हुए कहता है, लगता है हमारी मुलाकात इतनी जल्दी दोबारा हो गई, मुझे ज्ञान देने वाले मेंटर। तो दोस्तों, ये वही डायलॉग था जो क्योसार्क ने पिछले चैप्टर में बेन को ज्ञान देते हुए कहा था। बेन ने उसकी ही बात को उसे वापस मार दी। तो दोस्तों, अब शुरू होने वाली है घमासान फाइट। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए बस कमेंट कर देना, ओके। और बहुत मजा आने वाला है गॉड का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।